बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल A.A एक्सप्लेन्स। आज से हम इंशाल्लाह सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो नया सिलेबस है 2026 इंशाल्लाह हम उसकी सीरीज शुरू करने लगे हैं और हम वन बाय वन जितने भी चैप्टर्स हैं इंशाल्लाह सेशन के अंदर ही हम उनको कंप्लीट करेंगे। और आज हम इंशाल्लाह अपने फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं? होम्यो मीन्स सेम, स्टेसिस को हम कह सकते हैं टू मेंटेन। यानी होम्योस्टेसिस जो है अगर हम इसका मीनिंग लिखें तो क्या बनता है? होम्यो मीन्स सेम एंड स्टेसिस मीन्स मेंटेन, टू मेंटेन। यहां पे मेंशन कर देते हैं टू मेंटेन। इसका मतलब है होम्योस्टेसिस का मतलब है हमारी बॉडी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखती है एक नैरो रेंज के अंदर, चाहे बाहर जितने मर्जी तब्दीलियां आ जाएं, चेंजेस आ जाएं इन्वायरमेंट के अंदर, लेकिन हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है क्या और मेंटेन क्यों रहना चाहिए? तो सिंपल बात यह है कि हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट, जैसे हम कोई मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल को जब हम ऑन करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी एप्लीकेशंस उसके अंदर ऑलरेडी होती हैं, जैसे यूट्यूब है उसके अंदर ऑलरेडी पाया जाता है, या कुछ सर्च इंजन हैं जो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो वो उन्हें कहते हैं बिल्ट इन सिस्टम। हमारी बॉडी जब बनाई गई, अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आता है कि हमारी बॉडी बनाई कैसे गई? हमारी बॉडी बनाई गई, हम दो इनके बारे में जो है थ्योरीज जो हैं वो पढ़ते हैं। एक तो ये है कि एवोल्यूशन हुई, दूसरा ये है कि अल्लाह पाक ने हर एक जानदार को खुद तख्लीक फरमाया, जो कि हमारा ईमान भी है, बेशक फरमाया। ठीक है, तो जब इंसान को बनाया गया तो इंसान के इंटरनल इन्वायरमेंट को इस तरह मेंटेन किया गया और नेचर ने इतना खूबसूरत तरीके से बनाया कि बाहर जितनी मर्जी चेंजेस आ जाती हैं, हमारी बॉडी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, जो इंटरनल इन्वायरमेंट बनाया गया उसका शुरू से ही, उसको मेंटेन कर लेती है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बाहर सर्दी पड़ रही है -1 -10, तो हमारी बॉडी क्या करती है? शिवर करने लग जाती है, ऐसे कांपने लगती है ताकि हीट प्रोड्यूस हो। ये मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी क्या कर रही है, कोशिश कर रही है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए, जो बनाया गया था उसी रेंज के अंदर आ जाए। फिर ऐसे ही अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बाहर तो हमें गर्मी लगती है, स्वेटिंग होती है। ये भी हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है ताकि बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल किया जा सके। तो इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज नहीं होने देती, बाहर चाहे जितना मर्जी चेंज आ जाए, हमारी बॉडी अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन रखती है। और ये इन्वायरमेंट को मेंटेन करना बाहर की तब्दीलियों के बावजूद, इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन क्या है? होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है, इट इज अ वाइटल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। ये एक ऐसा बुनियादी अमल है जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करता है डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होने के बावजूद, चेंज होने के बावजूद जो है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का जो प्रोसेस है, इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के हमारे पास तीन प्रोसेसेस आमतौर पे हम पढ़ते हैं। प्रोसेस तो बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर हैं। तीन ऐसे मेजर प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी के अंदर जिसके जरिए हमारी बॉडी अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करती है, यानी होम्योस्टेसिस करती है। ठीक है, तो मेजर तीन प्रोसेसेस हमारी किताब के अंदर डिस्कस किए गए हैं। वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? एक ही एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि टेम्परेचर रेगुलेशन, और टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला जो प्रोसेस है उसे कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मींस टेम्परेचर, रेगुलेशन मींस टू मेंटेन करना। ठीक है, दूसरा हमारे पास है वाटर एंड साल्ट बैलेंस। हमारी बॉडी का वाटर एंड साल्ट बैलेंस भी मेंटेन एक नैरो रेंज के अंदर करना होता है, और वो कौन करता है? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो मींस वाटर एंड साल्ट, रेगुलेशन मींस रेगुलेट करना। और तीसरा प्रोसेस एक्सक्रीशन, इसमें हम रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट करते हैं। यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये भी हमारी बॉडी के लिए हजारियस हो सकता है, इवन इतना स्वेयर खतरनाक हो सकता है, स्वेयर हो सकता है कि जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए नाइट्रोजनस वेस्ट को भी बॉडी से बाहर निकालना जो है वो जरूरी है। तो ये तीन हमारी किताब के अंदर, बुक के अंदर मेजर मेथड्स डिस्कस किए गए हैं जो हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस को मेंटेन कैसे करती है? हमारी बॉडी का एक सेट पॉइंट बिल्ट इन सिस्टम मौजूद है। जब उस बिल्ट इन सिस्टम से चीजें ऊपर या नीचे होने लगती हैं तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो ट्रिगर हो जाता है और वो अपनी चीजों को नॉर्मल करने के लिए
स्ट्रगल करने लग जाता है। जब तक वो उसे नॉर्मल नहीं कर लेता वो स्ट्रगल करता रहता है, और अगर वो स्ट्रगल करने के बावजूद नॉर्मल ना कर सके तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी या कोई ना कोई डिसऑर्डर जो है वो मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है इसका मैकेनिज्म क्या है। तो होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म 3 बड़े सेगमेंट्स के अंदर चलता है, और वो कौन से सेगमेंट्स हैं? सबसे पहले बाहर कोई भी चेंज आता है, ये फर्स्ट सेगमेंट है, फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं। बाहर इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज आता है, हमारी बॉडी उस चेंज को डिटेक्ट करती है, और डिटेक्ट करने के लिए आपको पता है कि सेंसर्स चाहिए होते हैं। हमारी बॉडी के सेंसर, सबसे ज्यादा एक्सपोजर जो हमारी बॉडी का है वो हमारी स्किन का है और हमारे हेयर्स का है। तो हमारी स्किन के अंदर मौजूद सेंसर्स जो होते हैं या डिटेक्टर्स जो होते हैं, रिसेप्टर्स जो होते हैं, वो उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं। अब उन्होंने, हमारी बॉडी ने, इन रिसेप्टर्स ने इन्वायरमेंट के अंदर चेंज को डिटेक्ट कर लिया। अब डिटेक्ट करने के बाद ये क्या करेंगे? ये मैसेज भेजेंगे हमारे कंट्रोल सेंटर के पास। हमारा कंट्रोल सेंटर बॉडी का, और वो कंट्रोल सेंटर कौन है? वो ब्रेन है। तो हमारे ब्रेन के पास मैसेज जाएगा, ब्रेन मैसेज को रीड करेगा, उसको तसल्ली करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद देखेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं कर सकूं तो हमारा बॉडी जो है, हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल होम्योस्टेसिस पे आ जाए। तो क्या करेगा? वो प्रोसेस जब डिफाइन कर लेगा तो अब वो प्लान बना के आगे फॉरवर्ड कर देगा इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स हम उस चीज को कहते हैं जिसने आगे रिस्पॉन्स देना है, रिस्पॉन्ड करना है, और रिस्पॉन्ड करने के बाद बॉडी को नॉर्मल लेके आना है। यानी हमारे पास 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस हैं। पहला कंपोनेंट रिसेप्टर, जिसे सेंसर भी कहते हैं, दूसरा कंपोनेंट कंट्रोल सेंटर, और तीसरा इफेक्टर्स जिन्होंने रिस्पांस देना होता है। तो सेंसर्स ने सबसे पहला काम क्या करना है? सेंसर्स ने पहला काम करना है चेंज को डिटेक्ट करना है। चेंज बॉडी का इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। बॉडी के इंटरनल चेंज आता है तो भी डिटेक्ट होना है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है तो भी डिटेक्ट होना है। और हमारे ये सेंसर्स कहां पर हो सकते हैं? हमारे ये सेंसर्स ऑर्गन हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, सेल हो सकता है, इवन सेल के अंदर मौजूद सब सेलुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जिसे ऑर्गेनल्स कहा जाता है। ये सारी चीजें रिसेप्टर्स हैं, ये सारी चीजें सिग्नल को या चेंज को डिटेक्ट कर सकती हैं। जब ये डिटेक्ट कर लेती हैं तो रिसेप्टर्स का दूसरा काम क्या है? जैसे हमने अभी डिस्कस किया, रिसेप्टर्स डिटेक्ट करने के बाद उस सिग्नल को आगे भेजते हैं, उसने आगे पास करना है ताकि मैसेज आगे पहुंचे हमारे ब्रेन तक और हमें उसका रिएक्शन मिले। तो मैसेज को डिटेक्ट करना, देन ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑफ चेंज टू कंट्रोल सेंटर, और ये कंट्रोल सेंटर की तरफ इंफॉर्मेशन जो है वो भेज देता है। अब रिसेप्टर्स की एग्जांपल्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन फिर भी थर्मो रिसेप्टर्स, टेम्परेचर को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं जो स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। बैरो रिसेप्टर्स, अच्छा यहाँ पर एक और चीज, बैरो रिसेप्टर्स को खास मैंने मेंशन किया यहाँ पर क्योंकि किताब के अंदर यहाँ पर ब्लड प्रेशर के बारे में मेंशन किया गया है। तो ब्लड प्रेशर वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें बैरो रिसेप्टर्स कहा जाता है। इवन आप इन्हें ये भी कह सकते हैं रिसेप्टर्स ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। तो हमारे ब्लड प्रेशर के अंदर कोई भी चेंज आता है तो वो ये रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। तो थर्मो रिसेप्टर्स टेम्परेचर डिटेक्ट करते हैं उसके अंदर चेंज को, और बैरो रिसेप्टर्स प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। अब इन्होंने मैसेज आगे भेज दिया कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर है कौन? कंट्रोल सेंटर हमारे पास है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसके साथ किताब में एक और वर्ड भी मेंशन किया गया है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का काम होता है स्क्रीशंस करवाना। तो यहां पर इनको मेंशन करने की एक वजह है क्योंकि ये स्क्रीशंस की मेंटेनेंस भी कर रहे होते हैं, कितनी, कब, कहां, कैसे रिलीज करनी है, इसलिए इनको कंट्रोल सेंटर के अंदर भी मेंशन किया गया है। तो कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद हैं। ये रिसेप्टर से आने वाली जो भी मालूमात है उसको रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद प्रोसेस करेंगे और फिर मैसेज आगे इफेक्टर्स को भेज देंगे। इफेक्टर्स को कहेंगे हाँ जी मैंने रिसीव कर ली इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन है, अब आगे आपका काम है उसको मेंटेन करना। तो कंट्रोल सेंटर ने मैसेज जो है वो आगे पास कर दिया। कंट्रोल सेंटर ने मैसेज किसको भेजना है? इफेक्टर्स को भेजना है। इफेक्टर्स उन्हें कहा जाता है जिन्होंने चेंज, अब उन्हें पता चल गया है, मैसेज में आ गया है कि ये तब्दीली आई है। इफेक्टर्स उस तब्दीली को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इफेक्टर्स क्या करते हैं? उस तब्दीली के खिलाफ काम करते हैं और उस तब्दीली को खत्म करके अपना, हमारी बॉडी को नॉर्मल रेंज के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इफेक्टर्स क्या कर रहे हैं? दे रिस्पॉन्ड व्हेन रिसीव मैसेज। ये रिस्पॉन्ड करते हैं जब मैसेज को रिसीव कर लेते हैं। और ये होते कौन है? मसल्स हो सकते हैं हमारे, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने का काम होता है, या ग्लैंड्स हो सकते हैं।
अब इन्होंने मैसेज को रिसीव कर लिया, अब रिस्पॉन्स करना है। लेट्स सपोज एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हुआ, ठंड लग रही है, रिसेप्टर्स ने रिसीव कर लिया, उन्होंने मैसेज भेजा ब्रेन की तरफ, कंट्रोल सेंटर, ब्रेन ने मैसेज भेजा अफेक्टर की तरफ, अफेक्टर्स हमारे मसल्स हैं, अफेक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्टर्स ने फौरी तौर पे डिटेक्ट जब किया कि ये तो टेम्परेचर लो है, उसका मैसेज आ रहा है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, इफेक्टर्स फौरी तौर पे मसल्स जो होते हैं वो शिवर करने लग जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस, रिलैक्सेशंस, कॉन्ट्रैक्शंस, इस तरह करने से क्या होता है, आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, और हीट जैसे ही प्रोड्यूस होगी, हीट की प्रोडक्शन के साथ साथ बॉडी टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होने लग जाएगा, और एक टाइम आएगा विद इन नैरो रेंज जो होता है वो मेंटेन हो जाएगा। और हमारा नैरो रेंज कितना होता है, हमारा टेम्परेचर जो नैरो रेंज पर होता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ आपके लिए, हमारा बॉडी टेम्परेचर 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करना होता है, और यहाँ पर इफेक्टर्स जो होते हैं, जब इतना टेम्परेचर हो जाएगा इफेक्टर्स काम को छोड़ देंगे, वहां पर प्रोसेस जो होता है वो स्टॉप कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब देखें, एक और चीज मेंशन की गई है किताब के अंदर कि मसल्स शिवरिंग करेंगे, साथ ही वैसोकंस्ट्रिक्शन भी हो जाएगी। वैसोकंस्ट्रिक्शन बोलते हैं हमारे स्किन के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स का सुकड़ जाना, वेजो वेसल से निकला है, और कंस्ट्रिक्शन मींस सुकड़ जाना। जब वेसल्स हमारी सुकड़ जाती हैं, बॉडी के अंदर डीप चली जाती हैं, ऊपर नजर नहीं आती, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हमारी उन वेसल्स के जरिए बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी, यानी वो महफूज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो काम हुए हैं, हीट को प्रोड्यूस भी किया गया और हीट को महफूज भी किया गया, तो इस तरह हमारा बॉडी टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारे पास है जी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का तरीका। रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं, वो मैसेज कंट्रोल सेंटर के पास जाता है, कंट्रोल सेंटर उसे आगे अफेक्टर्स के पास भेजते हैं, और अफेक्टर उसको दोबारा से नॉर्मल स्टेट के अंदर लेके आ जाता है, टेम्परेचर को अप टू नैरो रेंज, चाहे वो टेम्परेचर हो या कोई भी चेंज होता है तो उसे मेंटेन कर लिया जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये कि हमारा हमेशा बॉडी टेम्परेचर जो है उसे फिक्स पॉइंट पे कभी भी नहीं कहा जाता। हम आमतौर पर पढ़ते हैं ना, यहाँ पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारी बॉडी 37 पे मेंटेन करती है, ये एवरेज टेम्परेचर है, ये फिक्स पॉइंट नहीं है। हमारा बॉडी टेम्परेचर 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन होता है। इसका मतलब, और ऐसा क्यों है, ऐसा ये है कि अगर देखें 37 अगर फिक्स पॉइंट है, मैं लेट्स सपोज किसी को भी कहता हूं कि ये मैंने एक डॉट लगाया, बाहर से दूर से इसके ऊपर निशाना लगाओ, वो चाहे आप पेन फेंके, मार्कर फेंके या कोई भी चीज इसके ऊपर फेंके और निशाना लगाएं, तो ये निशाना लगाना तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां से लेके यहां तक जो है आपके पास अवेलेबल है जगह, इसमें से इस जगह में कहीं पर भी निशाना लगा दो, तो ये निशाना लगाना थोड़ा आसान होगा, थोड़ा नहीं काफी आसान होगा। यही वजह है, अगर हमारी बॉडी कहती है कि नहीं हमारा टेम्परेचर जो है 37 पर फिक्स होना चाहिए, तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। बॉडी को 37 पे लेके आना कि बाहर इतनी तब्दीलियां हो रही हैं, हर मिनट बाद जो है, हर घंटे बाद जो है टेम्परेचर जो है वो तब्दील हो रहा है, तो बॉडी को एक फिक्स पॉइंट पे लेके आना बहुत मुश्किल था। तो बॉडी को फिक्स पॉइंट की बजाय हमने नैरो रेंज पे लेके आए। नेचर ने, कुदरत ने ऐसा खूबसूरत निजाम बनाया कि नैरो रेंज पे मेंटेन करें। नैरो रेंज पे मेंटेन करना चीजों को आसान होता है। 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना बहुत आसान है, लेकिन 37 पर फिक्स पॉइंट पे लेके आना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए हमारी बॉडी एक नैरो रेंज, विद इन नैरो रेंज जो है वो मेंटेन रहती है, कभी भी किसी भी फिक्स पॉइंट पर वो नहीं आती। इसी लेक्चर को मैंने आगे एक यहाँ पर साइकिल की फॉर्म में मैंने यही लेक्चर जो है वो आगे ड्रा किया। अगर आप गौर से देखें तो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं, चेंज को रिसीव करेंगे, वो मैसेज भेजेंगे कंट्रोल सेंटर के पास, और कंट्रोल सेंटर कौन है हम जानते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एंडोक्राइन। अब आप अपने माइंड में रिवाइज कर सकते हैं लेक्चर को। उसके बाद कंट्रोल सेंटर मैसेज भेजता है अफेक्टर को। अफेक्टर्स कौन है, अफेक्टर्स हम जानते हैं, मसल्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो अफेक्टर्स हैं। अफेक्टर्स जब उसके ऊपर अमल करते हैं तो हमारी बॉडी विद इन नैरो रेंज होम्योस्टेसिस कर लेती है, मेंटेन हो जाती है। लेकिन फिर अगर कोई खुदा ना खास्ता इसके अंदर चेंज आता है तो दोबारा से ये साइकिल जो होता है इसी तरह रिसाइकिल होता रहता है। यहाँ आज हम लेक्चर अपना वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा फीडबैक मैकेनिज्म। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।